बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गौरक्षकों की गुंडागर्दी, गाय काटने की अफवाहों पर पुलिस स्टेशन पर हमला, झड़पों में सर्कल इंस्पेक्टर और देहाती हलाक। जमाल खशोगी को एमबीएस के खिलाफ व्हाट्सएप मैसेजेस की कीमत चुकानी पड़ी, मकतूल जर्नलिस्ट के करीबी दोस्त के हवाले से सीएनएन की रिपोर्ट। कतर तेल एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों की तंजीम ओपेक से बाहर निकल गया, गैस की पैदावार बढ़ाने का ऐलान। यमन बातचीत की कोशिशें तेज, सऊदी इत्तेहाद ने 50 जख्मी अलहूसियों के ओमान में इलाज से इत्तेफाक कर लिया, यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे सना पहुंचे। जनरल असेंबली में हमास की तायीद करेंगे, महमूद अब्बास की फतेह तंजीम ने किया ऐलान, अमरीका को लगा धक्का। अफगान अमन बातचीत में मदद करें, डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा इमरान खान को खत, अमरीकी हमले में अहम तालिबान कमांडर हलाक। फ्रांस में हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरे, कई जगह झड़पें, मैक्रोन हुकूमत ने कहा इमरजेंसी नहीं लगाएंगे। श्रीलंका की अदालत ने राजापक्से को काम करने से रोक दिया, कहा वजीर आजम बरकरार रहेंगे तो मुल्क का भारी नुकसान होगा। तेलंगाना और राजस्थान में इलेक्शन मुहिम इंतहा को पहुंच गई, मोदी, राहुल और दूसरों के तूफानी दौरे, एक दूसरे पर किए तीखे वार। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गांवकशी के खिलाफ एहतजाज करने वाले हुजूम ने 2 लोगों को हलाक कर दिया, जिनमें एक पुलिस ऑफिसर शामिल है। मारे गए पुलिस ऑफिसर की पहचान सुबोध कुमार सिंह की हैसियत से की गई है, जो सियाना पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर थे। हुजूम और पुलिस के दरमियान झड़पों के बीच ये हलाकतें हुई। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ऑफिसर की मौत देहातियों की फायरिंग में हुई। ये गड़बड़ उस वक्त शुरू हुई जब इतवार की रात बाहा गांव में बाज गायों को काटने की अफवाह फैली और इस वाक़े की खबर बाज हिंदू तंजीमों को दी गई। खलाक नामी एक मुसलमान को घर से बाहर निकालकर हलाक कर दिया गया था। झड़पों में कई लोग जख्मी भी हुए। बुलंदशहर में तनाव देखा जा रहा है। ये वाक़या एक ऐसे वक्त पेश आया जब एक दिन पहले ही करीब में तबलीगी जमात का इज्तिमा खत्म हुआ, जिसमें लाखों मुसलमानों ने हिस्सा लिया था। बुलंदशहर के जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि तनाव कम करने के लिए बातचीत की जा रही है। उन्होंने कहा कि सूरत हाल अब किसी कदर काबू में है। बाज़ खबरों में कहा गया कि इलाके में गैर कानूनी स्लॉटर हाउस चलाए जा रहे थे। यह भी दावा किया गया कि 25 जानवरों के ढांचे गांव के बाहर से बरामद हुए। सऊदी अरब में 50 जख्मी अलहूसियों को इलाज के लिए ओमान रवाना करने से इत्तेफाक किया। यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में बातचीत से पहले यह फैसला किया गया। यूनाइटेड नेशंस का एक चार्टर्ड हवाई जहाज पीर को दारुल हुकूमत सना पहुंचा। इन जख्मियों के साथ यमन के 3 डॉक्टर्स और यूनाइटेड नेशंस का एक डॉक्टर भी था। अलहूसियों ने स्वीडन में होने वाली बातचीत के लिए ये एक शर्त रखी थी। एक रिपोर्ट में कहा गया कि यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने एक बार फिर यमन के दारुल हुकूमत सना का दौरा किया। मार्टिन ग्रिफ्ट पीर को दोपहर में सना पहुंचे। वो आने वाले कुछ दिनों में स्वीडन में यमन जंग के फरीकों के साथ बातचीत कर रहे हैं और उन्हें बातचीत के लिए एक मेज पर ला रहे हैं और इस सिलसिले में वो काफी दिनों से काम कर रहे हैं। सीरिया की हुकूमत ने कहा है कि अमरीकी इत्तेहाद की फौज ने सीरियन फौज के ठिकानों पर हमले किए। सरकारी न्यूज एजेंसी साना ने फौजी ओहदेदारों के हवाले से बताया कि होम सूबे में रात तकरीबन 8 बजे अमरीकी इत्तेहाद ने फौज के ठिकानों पर रॉकेट हमले किए, जिससे कुछ नुकसान हुआ। किसी के मरने की खबर नहीं है। रशिया के वजीर ख़ारजा सर्जी लावरोव ने कहा है कि सीरिया के दीर अल-ज़ोर में अमरीकी कार्रवाइयां गैर कानूनी और नाजायज हैं। उन्होंने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि दरिया फ़ुरात के मशरक़ी किनारे पर जो कुछ हो रहा है वो सीरिया की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी है।
قطر तेल एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों की तंजीम ओपेक से बाहर निकल जाएगा। मुल्क के वजीर पेट्रोलियम साद शुरेदा ने यह बात बताई। दोहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर ने कहा कि यह फैसला इस बात को जाहिर करता है कि कतर अपनी कुदरती गैस की पैदावार को सालाना 77 मिलियन टन से बढ़ाकर 110 मिलियन टन करना चाहता है। कतर तेल पैदा करने वाले मुल्कों की तंजीम ओपेक से बाहर निकलने वाला पहला खलीजी मुल्क है। कतर का यह फैसला ओपेक की एक आम मीटिंग से पहले सामने आया है। सऊदी अरब, रशिया और ओपेक के दूसरे मुल्क 6 और 7 दिसंबर को तेल की पैदावार में कमी के बारे में गौर करने वाले हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान से अफगान अमन बातचीत में मदद की अपील की है। पाकिस्तान के वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने यह बात बताई। उन्होंने न्यूज एजेंसी रॉयटर को बताया कि ट्रंप ने इमरान खान को एक खत लिखा और पाकिस्तान से कहा कि वो तालिबान के साथ बातचीत में मदद करें। ट्रंप ने इमरान खान से कहा कि पाकिस्तान के साथ अमरीका के ताल्लुकात बहुत अहम है। अमरीका अफगानिस्तान जंग का हल निकालना चाहता है। अमरीकी ओहदेदारों ने इन खबरों पर फौरी कोई रिएक्शन नहीं दिया। ट्रंप 17 साल से जारी अफगान जंग को खत्म करना चाहते हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका के एक ताज़ा हमले में तालिबान का एक सीनियर लीडर हलाक हो गया। मुल्ला अब्दुल मन्नान तालिबान का गवर्नर और आर्मी चीफ था। ओहदेदारों ने बताया कि वो हफ्ते की रात एक जिले में हवाई हमले में मारा गया। तालिबान ने इस हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा कि मुल्ला मन्नान की मौत एक बड़ा नुकसान है। इसके साथ साथ तालिबान ने यह भी कहा कि वो अफगानिस्तान पर अपना कब्जा बहाल करने की लड़ाई जारी रखेंगे। फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास की फतेह तंजीम ने यूएन जनरल असम्बली में हमास की तायीद का ऐलान किया है। अमरीका ने हमास के खिलाफ जनरल असम्बली में करारदाद पेश की है। फतेह तंजीम के तर्जुमान ने कहा कि हम हमास की मजम्मत के लिए दुश्मन की कोशिशों के खिलाफ ठहरेंगे। जनरल असम्बली में मंगल को इस बारे में वोटिंग होने वाली है। इस करारदाद का मकसद इसराइल में रॉकेट हमलों के लिए हमास की मजम्मत करना है। अमरीकी सफारतकारों ने तायीद हासिल करने के लिए यूरोपीय मुल्कों के ओहदेदारों से बातचीत की। फतेह के तर्जुमान ने कहा कि इस करारदाद को रद्द करने के लिए फतेह हमास के साथ इख्तलाफात को नजरअंदाज कर देगी। इसराइल के ओहदेदारों ने हमास के एक अहम लीडर वसफी क़िहा की हिरासत की मुद्दत बढ़ा दी है। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। इसराइल की अपोजिशन पार्टी ने वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि वो इस्तीफा दे दें। इसराइली पुलिस ने सिफारिश की है कि करप्शन के इल्जामात पर नेतन्याहू और उनकी बीवी सारा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमास की एक अदालत ने इसराइल के साथ गठजोड़ के लिए 6 फलस्तीनियों को मौत की सजा सुनाई। बताया गया कि इस केस का ताल्लुक 11 नवंबर को होने वाली झड़प से नहीं है। हमास ने हाल ही में इसराइली हमलों के जवाब में सैकड़ों रॉकेट छोड़े थे, जिससे इसराइल हिल कर रह गया था। हमास के इस जवाब के बाद ही इसराइल के वजीर दिफा ने इस्तीफा दिया था। इस झड़प के बाद हमास और इसराइल ने सीज़फायर से इत्तेफाक किया था। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो जमाल खशोगी कत्ल और यमन जंग की वजह से तनकीदों की जद में है, अल्जीरिया के दारुल अल्जीरस पहुंचे। वो कई मुल्कों के दौरे पर हैं। समझा जा रहा है कि इन दौरों का मकसद MBS और सऊदी अरब की इमेज बेहतर बनाना है। इससे पहले उन्होंने G20 चोटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। वो इस दौरे के दौरान UAE, बहरीन, इजिप्ट और ट्यूनिस भी गए। क्राउन प्रिंस ने मोरितानिया का भी दौरा किया। अल्जीरस में अल्जीरिया के वजीर आज़म अहमद ओबाया ने उनका इस्तकबाल किया। 2 दिन के इस दौरे के दौरान तेल और पेट्रोकेमिकल्स के शोबों में ताउन पर बातचीत की जाएगी। मकतूल जमाल खशोगी ने अपने बास प्राइवेट मैसेजेस में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर सख्त तनकीदें की थी और यही उनके कत्ल की असल वजह हो सकती है। CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बात बताई। जमाल खशोगी ने सऊदी अरब से बाहर रहते हुए 1 साल में अपने एक दूसरे सऊदी शहरी को व्हाट्सएप पर 400 से ज्यादा मैसेजेस भेजे। इन मैसेजेस में उन्होंने MBS को एक दरिंदा भी कहा था। उन्होंने MBS को एक ऐसा खिलाड़ी कहा था जो अपने रास्ते में आने वालों को तबाह कर देता है, चाहे उसके हामी ही क्यों ना हो। CNN को जमाल खशोगी और मॉन्टेरियल में रहने वाले एक सऊदी शहरी उमर अब्दुल अजीज के दरमियान होने वाली बातचीत का रिकॉर्ड हासिल हुआ है। अब्दुल अजीज ने यह रिकॉर्ड शेयर किया, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग्स, फोटोज और वीडियोस भी हैं। इन पयामा से यह साफ जाहिर होता है कि जमाल खशोगी सऊदी अरब के नौजवान क्राउन प्रिंस के फैसलों से नाराज थे, परेशान थे। खशोगी ने एक पयाम में कहा था कि MBS जितनों का शिकार करेगा उसकी भूख और बढ़ेगी। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर MBS के हामियों पर शिकंजा कसा जाए तो मुझे हैरत नहीं होगी। अगस्त में किए गए एक ईमेल में जमाल खशोगी ने कहा था कि खुदा ही हमारा हाफिज है और इस पयाम के 2 महीने बाद उनका कत्ल किया गया। अब्दुल अजीज ने CNN को बताया कि मेरा फ़ोन हैक किया गया था और इसका जमाल खशोगी के हशर से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। मुझे इसका बहुत अफसोस है। मैं शर्मिंदा हूँ और शर्मिंदगी के जज्बात से मर रहा हूँ। अब्दुल अजीज ने कनाडा में कॉलेज में पढ़ने के दौरान सऊदी सिस्टम के खिलाफ जबान खोलनी शुरू की थी। 2017 और 18 के दरमियान खशोगी और अब्दुल अजीज ने कई बार
بار نوجوان شہریوں کے ساتھ مل کر ایک الیکٹرانک فوج بنانے کے منصوبے پر بات کی تھی اور سوشل میڈیا پر حکومت کے پروپیگنڈے کو رد کرنے کی مہم شروع کی تھی۔ خشوگی اور عبدالعزیز کے ٹویٹر پر لاکھوں فالوورز تھے۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں شجی اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے علاقے دنیا کے گوشے گوشے سے آپ کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ اتر پردیش کے بلند شہر میں گاؤں رکشکوں کی غنڈہ گردی، گائے کاٹنے کی افواہوں پر پولیس اسٹیشن پر حملہ، جھڑپوں میں سرکل انسپکٹر اور دیہاتی ہلاک۔ جمال خشوگی کو ایم بی ایس کے خلاف واٹس ایپ میسیجز کی قیمت چکانی پڑی، مقتول جرنلسٹ کے قریبی دوست کے حوالے سے سی این این کی رپورٹ۔ قطر تیل ایکسپورٹ کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک سے باہر نکل گیا، گیس کی پیداوار بڑھانے کا اعلان۔ یمن بات چیت کی کوششیں تیز، سعودی اتحاد نے 50 زخمی الحوثیوں کے عمان میں علاج سے اتفاق کر لیا، یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے سنا پہنچے۔ جنرل اسمبلی میں حماس کی تائید کریں گے، محمود عباس کی فتح تنظیم نے کیا اعلان، امریکہ کو لگا دھکا۔ افغان امن بات چیت میں مدد کریں، ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا عمران خان کو خط، امریکی حملے میں اہم طالبان کمانڈر ہلاک۔ فرانس میں حکومت کے خلاف زبردست مظاہرے، کئی جگہ جھڑپیں، میکرون حکومت نے کہا ایمرجنسی نہیں لگائیں گے۔ سری لنکا کی عدالت نے راجاپکسے کو کام کرنے سے روک دیا، کہا وزیر اعظم برقرار رہیں گے تو ملک کا بھاری نقصان ہوگا۔ تلنگانہ اور راجستھان میں الیکشن مہم انتہا کو پہنچ گئی، مودی، راہل اور دوسروں کے طوفانی دورے، ایک دوسرے پر کیے تیکھے وار۔ جیریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو فرانس کے دارالحکومت پیرس اور دوسرے شہروں میں حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے، کئی جگہ احتجاجیوں اور سیکیورٹی فورسز کے بیچ جھڑپیں ہوئیں۔ حالات کو دیکھتے ہوئے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے G20 کانفرنس کو ادھورا چھوڑ دیا۔ یہ لوگ فیول کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ فرانس میں ڈیزل کافی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، پچھلے 12 مہینوں میں ڈیزل کی قیمت میں 23% کا اضافہ ہوا۔ جھڑپوں میں کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے، تقریباً 400 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ وزارت داخلہ کے عہدیداروں نے بتایا کہ ملک میں تقریباً 1,36,000 لوگوں نے مظاہروں میں حصہ لیا، کئی جگہ توڑ پھوڑ بھی کی گئی، پیرس کے ایک مشہور مجسمے کو بھی توڑ دیا گیا۔ اس دوران صورتحال پر غور کے لیے صدر ایمانوئل میکرون نے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ بلائی۔ فرینچ حکومت نے کہا کہ وہ ایمرجنسی لگانے پر غور نہیں کر رہی ہے، پچھلے کئی برسوں میں فرانس میں اس طرح کی بدامنی نہیں دیکھی گئی۔ بروسلز میں ماحولیاتی تبدیلی کے مسئلے پر زبردست احتجاج کیا گیا۔ حال ہی میں G20 کانفرنس میں 20 بڑے ملکوں کے بیچ ماحولیات کی حفاظت کے تعلق سے اتفاق نہیں ہو سکا تھا۔ سری لنکا کی ایک عدالت نے سابق صدر مہندر راجاپکسے کو وزیر اعظم کی حیثیت سے کام کرنے سے روک دیا۔ وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹنے سے راجاپکسے کے انکار کو عدالت میں چیلنج کیا گیا تھا۔ اس درخواست پر سنوائی کرتے ہوئے عدالت نے ان پر پابندی لگائی۔ پچھلے مہینے راجاپکسے کو 2 مرتبہ نو کانفیڈنس موشن میں شکست ہوئی تھی، اس کے باوجود وہ عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔
जज प्रीति पदम ने यह हुक्म जारी करते हुए कहा कि अगर राजापक्से और उनके वजीर ओहदे पर बरकरार रहें तो उनसे श्रीलंका को ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को रखी गई है। यह बहरान उस वक्त शुरू हुआ था जब पिछले महीने सदर मैत्रीपाला सिरिसेना ने वजीर आजम रानिल विक्रमसिंघे को ओहदे से हटा दिया था और राजापक्से को वजीर आजम मुकर्रर किया था। तेलंगाना और राजस्थान में 7 दिसंबर के इलेक्शंस के लिए मुहिम अपनी इंतहा को पहुंच गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोधपुर और हैदराबाद में रैलियों से खिताब किया। बीजेपी सदर अमित शाह ने भी राजस्थान में सरगर्मी से मुहिम चलाई। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने तेलंगाना के गदवाल और तांडूर में जलसों से खिताब किया। टीआरएस सदर चंद्रशेखर राव ने भी तूफानी दौरे किए और कई हलकों में मुहिम चलाई, जिनमें कोदाड़, हुजूर नगर, मिरियालगुड़ा और नलगुंडा शामिल है। राहुल गांधी ने गदवाल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और तेलंगाना के कारगुजार चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद करते हुए उन्हें एक दूसरे का पार्टनर बताया। उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि रियासत में टीआरएस और मरकज में बीजेपी हुकूमत बरकरार रखने के लिए बीजेपी और टीआरएस में गठजोड़ हुआ है। उन्होंने कहा कि टीआरएस का मतलब यह है कि उसका मकसद यह है कि नरेंद्र मोदी मरकज में वजीर आजम बरकरार रहें और बीजेपी इस बात के लिए तैयार है कि केसीआर तेलंगाना में हुकूमत करते रहें। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 साल में केसीआर ने कई बार मोदी हुकूमत का साथ दिया। केसीआर ने नोटबंदी और जीएसटी की तायीद की। उन्होंने सदर जमहूरिया और नायब सदर के इलेक्शंस में एनडीए उम्मीदवारों का साथ दिया। उन्होंने केसीआर पर आपाशी प्रोजेक्ट्स में धांधलियों का भी इल्जाम लगाया। राहुल गांधी ने गदवाल में रैली से खिताब करते हुए रिमार्क किया कि केसीआर खाओ कमीशन राव बन चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने कहा कि तेलंगाना में वोटिंग की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि बोगस वोटर्स के नामों को लिस्ट से निकाल दिया गया। तेलंगाना के कारगुजार चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इलेक्शन के नतीजों के ताल्लुक से सामने आने वाले सर्वेस को रद्द कर दिया। केसीआर ने दावा किया कि टीआरएस भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में मुहिम चलाते हुए राहुल गांधी पर तनकीद की। मोदी ने राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा कि साधु संतों ने भी कभी दावा नहीं किया कि वो हिंदुइज्म और हिंदुत्व के बारे में सब कुछ जानते हैं। ये एक बहुत बड़ा मौजू है जिसके बारे में पूरी जानकारी किसी भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। एक दिन पहले राहुल गांधी ने मोदी पर तनकीद करते हुए सवाल किया था कि वो हिंदुइज्म के बारे में कितना जानते हैं। वजीर आजम ने हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में भी एक रैली से खिताब किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 के गुजरात फसादात में नरेंद्र मोदी के रोल के बारे में सुनवाई को जनवरी तक मुलतवी कर दिया है। गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम केस में हलाक साबिक रुकन पार्लियामेंट एहसान जाफरी की बेवा जकिया जाफरी ने इस केस में नरेंद्र मोदी और दूसरों को क्लीन चिट देने के फैसले को चैलेंज किया है। एहसान जाफरी को 60 से ज्यादा दूसरे लोगों के साथ 28 फरवरी 2002 को हिंदुओं के हुजूम ने कत्ल कर दिया था और ऐसा इल्जाम है कि उस वक्त पुलिस और ओहदेदार खामोश तमाशा देखते रहे। जस्टिस AM खनविलकर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने एक बार फिर इस मामले की सुनवाई को मुलतवी किया। जकिया जाफरी ने 5 अक्टूबर 2017 को गुजरात हाईकोर्ट के एक फैसले को चैलेंज किया था जिसमें नरेंद्र मोदी और दूसरे सियासतदान और ओहदेदारों को क्लीन चिट दी गई थी। 2002 के गुजरात फसादात के वक्त मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गौरक्षकों की गुंडागर्दी, गाय काटने की अफवाहों पर पुलिस स्टेशन पर हमला, झड़पों में सर्कल इंस्पेक्टर और देहाती हलाक। जमाल खशोगी को MBS के खिलाफ व्हाट्सएप मैसेजेस की कीमत चुकानी पड़ी। मकतूल जर्नलिस्ट के करीबी दोस्त के हवाले से CNN की रिपोर्ट। कतर तेल एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों की तंजीम ओपेक से बाहर निकल गया, गैस की पैदावार बढ़ाने का ऐलान। यमन बातचीत की कोशिशें तेज, सऊदी इत्तेहाद ने 50 जख्मी अलहूसियों के ओमान में इलाज से इत्तेफाक कर लिया। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे सना पहुंचे। जनरल असेंबली में हमास की तायीद करेंगे, महमूद अब्बास की फतेह तंजीम ने किया ऐलान। अमेरिका को लगा धक्का। अफगान अमन बातचीत में मदद करें, डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा इमरान खान को खत। अमेरिकी हमले में अहम तालिबान कमांडर हलाक।
फ्रांस में हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरे, कई जगह झड़पें। मैक्रोन हुकूमत ने कहा इमरजेंसी नहीं लगाएंगे। श्रीलंका की अदालत ने राजापक्से को काम करने से रोक दिया, कहा वजीर आजम बरकरार रहेंगे तो मुल्क का भारी नुकसान होगा। तेलंगाना और राजस्थान में इलेक्शन मुहिम इंतहा को पहुंच गई। मोदी, राहुल और दूसरों के तूफानी दौरे, एक दूसरे पर किए तीखे वार। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।